नमस्कार मेरे भाई बहनों। आज हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, उसमें हमारा अगला टॉपिक जो चल रहा है वो है भाषा और हिंदी भाषा का किस तरह से विकास हुआ। उसका हमने देखा क्रम कैसे था कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश से निकली शौरसेनी अपभ्रंश, फिर शौरसेनी अपभ्रंश से 5 उपभाषाएं थी और उन 5 की अलग अलग बोलियां थी, जिसमें से हम पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी पढ़ चुके हैं। आज हम राजस्थानी भाषा पढ़ेंगे और राजस्थानी की 7 बोलियां कौन कौन सी हैं वो भी। तो राजस्थानी की पहली बोली है मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है, जैसे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर और किशनगढ़ के कुछ हिस्से में ये बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य भी इसमें ही लिखा गया है, मीरा के पद और रासो साहित्य। फिर राजस्थानी भाषा की अगली जो बोली है वो है जयपुरी। तो जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से भी जानी जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारा हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो हाड़ौती जो शाखा है वो जयपुरी भाषा की ही, मतलब ढूंढाड़ी की ही एक शाखा है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ढूंढाड़ी में भी मिलता है, मारवाड़ी में भी मिलता है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में ये प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में है और मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। तो मेवात में बोली जाती है, इसके लिए इसको मेवाती कहते हैं। और इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं। तो मेवाती भी बोल सकते हैं, अहिरवाटी भी बोल सकते हैं। और कहाँ पर बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, फिर ये हरियाणा के जो क्षेत्र हैं गुड़गांव और करनाल, यहाँ पर मेवाती भाषा चलती है। फिर है मालवी। तो राजस्थान के दक्षिण भाग मालवा प्रदेश में ये मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। तो क्योंकि ये जो मालवा प्रदेश है एमपी से सटा हुआ है, इसके लिए इसको मालवी भाषा के नाम से, बोली के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कौन कौन से? इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पर मालवी बोली जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फिर अगली है भोजपुरी। तो बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर, मतलब ये जो उपभाषा बिहारी आ गई अभी, और बिहारी में कौन कौन सी बोलियां हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थानी में हमने देख लिया कौन कौन सी थी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, जयपुरी और मालवी। अब बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसमें बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया है। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के। तो बिहारी भाषा का आपने एक रूप देख लिया, कौन सा? भोजपुरी। तो बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया और इसका विकसित रूप जो है वो बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, चंपारण और सारण के आसपास का क्षेत्र है। और इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं।
मगही बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मगही मागधी अपभ्रंश की ये विकसित बोली है। ये पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है, मगही में भी, भोजपुरी में भी। फिर मैथिली, ये मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। ये दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। ये वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि थे। गोविंद दास, हरिमोहन झा, रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। तो विद्यापति को तो वैसे भी मैथिल कोकिल कहा जाता है और मैथिली भाषा में ही उन्होंने लिखा है। तो जो पदावली है। फिर पश्चिमी पहाड़ी, ये शोरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। ये हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और फिर है पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, तो यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी भी इसको बोलते हैं। इस बोली का क्षेत्र है गढ़वाल प्रदेश और ये गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इसी क्षेत्र के हैं। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये 11वीं 12वीं की किताब में ये लाइन दी हुई है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सुमित्रानंदन पंत कौन सी बोली से संबंध रखते हैं और कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। तो उत्तरांचल का कुमाऊं जो क्षेत्र है वो कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। तो कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है इसका विशेष ध्यान रखना है। नोट्स बना कर लिख लेना है और बार बार वीडियो सुनकर मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। एक बार वीडियो सुन लीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण लगे आपको वो लिख लेना है। लेकिन ये बोलियों से संबंधित 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो पहले के, उसमें आपको भाषा और बोली से संबंधित 2 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा गया हिंदी साहित्य, क्या ज़रूरत थी। तो साहित्य के इतिहास का लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना है एवं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। इतिहास शब्द इति और हास से बना है जिसका अर्थ है ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा क्योंकि ये वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है। मतलब पहले क्या हुआ था और आजकल क्या हो रहा है ये हमें साहित्य से ही पता चलता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है कि हिंदी भाषा का क्रम कैसे है, मतलब आगे आगे कैसे बढ़ी, कैसे विकसित हुई, पहले किस तरह से हिंदी प्रयोग में लाई जाती थी, किस तरह के साहित्य लिखे जाते थे और उन साहित्यों को अपनाकर आगे कवि और लेखक आगे कैसे बढ़े, उन्होंने अपने साहित्य में किस तरह से उन्नति की। तो ये सब चीज़ें हमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको जानकर पता चलती है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग, तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो समाज के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जो भी कवि उस टाइम पर
रहा होगा, उसने तत्कालीन परिस्थितियां देखी, उसी के आधार पर उन्होंने साहित्य रचा। तो उससे हमें तब की संस्कृति और तब का इतिहास हमें पता चला, और किस तरह के लोग थे, कैसी परिस्थितियाँ थी, वो हमें साहित्य के माध्यम से ही पता चलती हैं। अतः साहित्य का इतिहास कवि और लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। तो मनुष्य किस तरह से सोचते थे, उनकी वृत्तियाँ, उनकी इच्छाएं, उनके सोचने की क्षमता और उनकी कल्पना शक्ति, उनके विचार, ये किस तरह के थे, उसी को आधार मानकर साहित्य रचा जाता था। तो जैसे तो रामचंद्र शुक्ल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा भी है, जो हम पढ़ते आए हैं कि साहित्य उस समय की चित्तवृत्तियों का ही चित्रण करता है। ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। तो साहित्य से हमें समाज की तत्कालीन परिस्थितियों का पता चलता है, इसके लिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ेंगे कल के वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत कौन कौन से थे, मतलब किस तरह से साहित्य जो लिखा गया उसके लिखने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी उपयोगी लग रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें और कैसे मैं सुधार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह पढ़ने वाले विद्यार्थी में ही शामिल हूँ। थैंक यू सो मच।